नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये हमारी स्टोरी का एपिसोड नंबर 9 है। एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज डूबने लगा था, शाम होने को आई थी। अर्जुन और सार्थक के लिए अकादमी में वापस जाने का ये सही समय था और जब वह लोग अकादमी पहुंचे तो वे तुरंत VR रूम की तरफ चले गए। गेमिंग स्टोर की ही तरह स्कूल का VR रूम भी गेमिंग कैप्सूल से भरा हुआ था। वहां लाइन से कैप्सूल रखे हुए थे और कमरे के एक तरफ कोने में एक छोटी सी दुकान और काउंटर भी मौजूद था जहां छात्र नाश्ता और बाकी खाने पीने की चीजें खरीद सकते थे। VR रूम छात्रों से भरा हुआ था, जैसा कि अर्जुन और लियो ने बताया था। सार्थक देख सकता था कि यह गेम अविश्वसनीय रूप से बहुत लोकप्रिय था। वहां गेम खेल रहे बाकी छात्रों की आंखों और चेहरों में उत्साह देखकर सार्थक दुखी होने लगा। उसे ऐसा लगा कि ऐसी भी एक दुनिया है जिसे सार्थक ने बड़े होते समय कभी अनुभव नहीं किया, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब था। फिर अर्जुन और सार्थक फ्रंट काउंटर पर पहुंचे जो उस छोटे से कैफे के बगल में था। अर्जुन ने काउंटर पर बैठी महिला से कहा, हाय, हमें 2 कैप्सूल किराए पर चाहिए। उस महिला ने जवाब दिया, एक कैप्सूल के लिए हर घंटे आपके 10 क्रेडिट पॉइंट्स देने होंगे। उस नंबर को सुनकर सार्थक फिर उदास हो गया। किसी कारण से सार्थक को उम्मीद थी कि स्कूल में गेम तो मुफ्त में खेलने को मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई थी। उसे गेम खेलने के लिए किराया देना पड़ेगा। सार्थक को दिन भर में सिर्फ 10 क्रेडिट ही मिलते थे, तो इस हिसाब से वह एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटा ही खेल सकता था। वैसे भी सार्थक को और किसी चीज के लिए क्रेडिट्स की जरूरत नहीं थी। आखिरकार स्कूल ने उनके लिए रहने और दिन में 3 बार खाना खाने का बंदोबस्त तो कर ही रखा था। अर्जुन ने सार्थक की ओर देखकर पूछा, ठीक है, क्या तुम तैयार हो? सार्थक ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने मेरा भी किराया भर दिया? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, इसकी चिंता मत करो, चलो खेलते हैं। काउंटर के पीछे बैठी महिला ने अर्जुन को 23 और 24 नंबर के 2 टैग दिए। वे दोनों VR रूम में घूमते रहे जब तक उन्हें एक दूसरे के आसपास में 2 कैप्सूल नहीं मिल गए। उन कैप्सूल्स के सामने बड़े और मोटे अक्षरों में उस कैप्सूल का नंबर लिखा हुआ था और वह दिखने में बहुत आधुनिक लग रहा था। सार्थक का उत्साह बढ़ रहा था। सार्थक उस कैप्सूल को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। तभी अर्जुन की आवाज आती है, तो आखिरकार हम यहां पहुंच गए, ये है VR गेम्स की दुनिया। अर्जुन ने VR कैप्सूल के बारे में सार्थक को समझाते हुए कहा, तो अब ध्यान से सुनो, इन कैप्सूल के साथ हम सिर्फ मिलिट्री सर्विस से ही जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि हम अपने स्कूल के सभी छात्रों के साथ और दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ भी इसमें खेल सकते हैं, लेकिन हम इसे नॉर्मल सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते। मिलिट्री ने इस पर पाबंद लगा रखा है। नॉर्मल सर्वर से कनेक्ट करके खेलने के लिए हमें अपना खुद का VR कैप्सूल खरीदना पड़ता है। जब तुम गेम में लॉग इन करोगे तो अभी के लिए तुम एक गेस्ट के रूप में खेल सकते हो, और याद रखना, गेम के अंदर तुम्हें बस मेरे ID एक कॉपी को सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते ही तुम मेरे रूम में शामिल हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही वे दोनों धीरे धीरे VR कैप्सूल में चढ़ गए। जब मशीन को लगा कि वे दोनों अंदर आ चुके हैं तो कैप्सूल का ढक्कन धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगा और बंद हो गया। फिर इससे पहले कि वे इसे समझ पाते, उनका दिमाग पूरी तरह से किसी दूसरी जगह पर पहुंच गया। सार्थक अब एक बड़े खाली सफेद कमरे में खड़ा था। दूर दूर तक कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं। ऐसा लग रहा था कि कमरा अंतहीन है। अचानक सार्थक को उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। पावर फाइटर में आपका स्वागत है, आप क्या करना चाहेंगे? नीचे दिए गए विकल्प में चुनाव करें। लेस देन लॉग इन ग्रेटर दैन, लेस देन रजिस्टर ग्रेटर दैन, लेस देन गेस्ट के रूप में खेले ग्रेटर दैन। जैसा कि अर्जुन ने सार्थक से कहा था कि वह अभी गेस्ट के रूप में खेल सकता है, तो सार्थक ने वैसा ही किया। उसने गेस्ट विकल्प को चुना। फिर वह सिस्टम के अंदर पहुंचकर उसके सर्च ऑप्शन में अर्जुन की गेमर ID को ढूंढने लगा। एक बार जब सार्थक ने अर्जुन के रूम में शामिल होने का चयन कर लिया तो बस अर्जुन को उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की देर थी। कुछ ही पल में गेम के सिस्टम में नोटिफिकेशन दिखता है, रूम इनवाइट एक्सेप्टेड, शुरू होने वाला है 3, 2, 1। फिर एक पल में ही सार्थक गेम के अंदर एक और खाली सफेद जगह पर भेज दिया गया। लेकिन इस बार उस जगह पर अर्जुन पहले से ही मौजूद था। पर अर्जुन खुद की तरह नहीं दिख रहा था। वह बिल्कुल अलग इंसान की तरह लग रहा था। उसके दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर दुपट्टा लपेटा हुआ था। वह एक प्राचीन निंजा की तरह दिख रहा था। सार्थक ने उससे पूछा, अर्जुन, ये तुम हो? अर्जुन ने जवाब दिया,
हाँ, ओह सॉरी, 1 मिनट रुको। और अगले ही सेकंड अर्जुन साधारण अर्जुन की तरह दिखने लगा। सार्थक ने पूछा, यह क्या था? अर्जुन ने समझाया, इस गेम के अंदर तुम अपना खुद का कोई कैरेक्टर बना सकते हो और अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा उसका रूप बदल सकते हो। मैंने जो अभी कपड़े पहने हुए थे वह एक तरह की स्किन होती है जो हम गेम के अंदर क्रेडिट पॉइंट्स देकर खरीद सकते हैं। मैंने और भी बहुत सी स्किन खरीद रखी है। सार्थक को गेम से जुड़ी सभी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। खेलने वाले को अपना कैरेक्टर खुद बनाने की आज़ादी थी। इसका मतलब सार्थक को कोई गेम के अंदर भी पहचान नहीं पाएगा जब तक कि कोई सार्थक का यूजर नेम न जानता हो। अर्जुन ने पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ गेम्स खेल के दिखाऊं? इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह गेम कैसे काम करता है। सार्थक ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर। अर्जुन ने तब एक पार्टी बनाई जहां सार्थक दर्शक बनकर सब कुछ होता हुआ देख सकता था। अर्जुन के गेम शुरू करते ही अचानक वह सफेद जगह में 4 स्टैंड गोलाई में एक अखाड़ा जैसी आकृति बनाते हुए एक के बाद एक आते गए और सार्थक को उनमें से एक स्टैंड के अंदर सीटिंग एरिया में भेज दिया गया। इस गेम में दर्शकों को सब कुछ असली दुनिया जैसा महसूस कराने के लिए बहुत कोशिश की गई थी। एक बार जब सार्थक आराम से बैठ गया तो अर्जुन मैच लड़ने के लिए किसी प्लेयर की तलाश में चला गया। अर्जुन ने अपना पावर लेवल 2 पर रखा। इस तरह उसका मैच सिर्फ पावर लेवल 2 के छात्र के साथ ही किया जाएगा। इसके अलावा उस गेम में क्विक मैच का भी विकल्प था। इस विकल्प में आप किसी ऐसे इंसान के साथ खेलेंगे जिसने आपकी ही तरह क्विक मैच का विकल्प चुना होगा, बिना पावर लेवल की चिंता करे। अभी अर्जुन के पास जो शक्ति थी वह थी पृथ्वी शक्ति, इसलिए गेम के अंदर भी अर्जुन के कैरेक्टर की शक्ति वही दिखा रहा था। अर्जुन ने इसे इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन खुद पृथ्वी की क्षमता को बेहतर ढंग से सीखने की कोशिश कर रहा था ताकि जब प्रखर इस शक्ति के साथ मजबूत हो जाए तो अर्जुन उसे इसका इस्तेमाल करने में मदद कर सके। अर्जुन को फिर एक प्रतिद्वंदी मिल जाता है और गेम शुरू होते ही वह भी उसी अखाड़े में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां अर्जुन खड़ा हुआ था। फिर वह दोनों उस सफेद कमरे के अलग अलग कोने पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सार्थक को अखाड़े में सबसे ऊपर एक बड़ी उल्टी गिनती दिखाई देने लगती है। उल्टी गिनती के 0 पर पहुंचते ही मैच तुरंत शुरू हो जाता है। अर्जुन एक दूसरे पृथ्वी यूजर के खिलाफ लड़ने जा रहा था। पृथ्वी शक्ति के यूजर का होना बहुत आम बात थी क्योंकि यह सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शक्ति थी। हालांकि यह मैच ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि यह तो साफ था कि जब लड़ाई की बात आती है तो अर्जुन के पास बहुत ज्यादा अनुभव था। मैच कुल 5 मिनट तक ही चला था, लेकिन खेल देखते हुए सार्थक को समझ आना शुरू हो गया था कि यह गेम कैसे काम करता है। हर एक खिलाड़ी के सिर के ऊपर एक हेल्थ बार था, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता था कि हर खिलाड़ी का हेल्थ कितना बचा हुआ है। जैसा अर्जुन ने कहा था उसके हिसाब से हर खिलाड़ी के पास अलग अलग तरह के सेट की हेल्थ होती है और एक वीआर हेडसेट खिलाड़ी की हेल्थ को पढ़कर उसे गेम में दिखाता है। सार्थक अपने इंस्पेक्ट स्किल के कारण ये सब पहले से ही समझ रहा था। हर बार जब सार्थक किसी दूसरे इंसान के स्टैट्स देखता था तो उससे लोगों के स्टैट्स कभी कुछ अमाउंट के दिखते थे तो कभी कुछ और अमाउंट के, कभी भी वह एक जैसे नहीं दिखते थे और यही बात सार्थक के खुद के स्टैट्स पर भी लागू होती थी। अगली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि असल जिंदगी में खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जब अर्जुन किसी खिलाड़ी पर हमला करेगा या छुरा घोंप देगा तब सिस्टम खिलाड़ी को सिर्फ उस हमले का एहसास दिलाएगा और खिलाड़ी उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। ये हमला उस खिलाड़ी को स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा जैसा ही असली दुनिया में होता है। ये गेम के अंदर जब तक शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोट नहीं लगती तब तक गेम उस वार को खतरनाक वार नहीं समझता और कोई पॉइंट नहीं मिलते। खिलाड़ी तब तक सामान्य खिलाड़ी की तरह लड़ता रहता है जब तक उसका एचपी 0 तक नहीं चला जाता। इसके बाद सार्थक ने अर्जुन को कुछ और गेम खेलते हुए देखना जारी रखा और इससे पहले कि उन दोनों को सूझ पड़ती उनका समय खत्म हो गया था। हालांकि सार्थक को आज खेलने का समय नहीं मिला था, लेकिन वह कल इस वीआर गेम को आजमाने का इंतजार नहीं कर सकता था। देर हो गई थी और स्कूल के कर्फ्यू का भी समय हो गया था, इसलिए सार्थक और अर्जुन ने हॉस्टल के कमरों में वापस जाने का फैसला किया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाइट बंद थी और प्रखर पहले से ही कमरे में सो रहा था। सार्थक ने प्रखर की देखते हुए अर्जुन से पूछा, ये ठीक तो है ना? अर्जुन प्रखर के पास जाकर उसे चारों तरफ से अच्छे से देख रहा था कि कहीं उसके चेहरे या शरीर पे कोई चोट का निशान तो नहीं है। अर्जुन ने अच्छे से छानबीन कर ली और फिर कहा, हाँ वैसे तो ठीक ही लग रहा है। अगर उसे किसी ने धमकाया या मारा होता तो वह यहाँ सोया नहीं मिलता, डॉक्टर के क्लिनिक में पड़ा होता। सार्थक ने कहा, ठीक है, मुझे फिर भी लगता है कि हमें प्रखर पर नजर रखनी चाहिए।
क्योंकि भला कोई ऊंचे पावर लेवल वाला क्यों एक निचले लेवल वाले छात्र को अपना दोस्त बनाएगा। कुछ तो कारण होगा। अर्जुन ने इस बात पर जोर से अपना गला साफ किया और सार्थक की ओर देखने लगा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सभी के गहरी नींद में सो जाने के बाद सार्थक को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वह जाग रहा था और अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह हैमर स्ट्राइक के ट्यूटोरियल वीडियो देखने में व्यस्त था। फ्लैश स्टेप सीखने के लिए उसके पास फिलहाल पर्याप्त एजिलिटी पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन गॉन्टलेट्स के साथ उसके पास हैमर स्ट्राइक के लिए बहुत पॉइंट्स थे। ट्यूटोरियल वीडियो में वही गोरा आदमी बताता है कि स्टेप बाय स्टेप हैमर स्ट्राइक को कैसे इस्तेमाल करना है। सारी स्टेप्स बहुत ही डिटेल में बताई गई थी। सब इतना स्लो मोशन में दिखाया गया था कि उस स्किल के हर स्टेप को करते समय यूजर को कैसा महसूस होता है वो भी समझ आ रहा था। सार्थक बार बार वीडियो को देख रहा था क्योंकि वह कल के गेम में इसे सीखना और परखना चाहता था। आखिर में सभी स्टेप्स को याद करके सार्थक को जब लगा कि वह अब इस स्किल को अच्छे से सीख गया है, तो उसे अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। अगले दिन सार्थक अर्जुन और प्रखर से पहले ही जाग गया। वह तुरंत गेम में अपना कैरेक्टर बना के उससे अपनी स्किल का परीक्षण करना चाहता था जो वह पूरी रात सीख रहा था। इससे पहले कि बाकी दोनों जाग जाए और सोचने लगे कि सार्थक कहाँ चला गया, उसने उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी, जिसमें सार्थक ने लिखा था कि वह वीआर गेम खेलने के लिए गया हुआ है। जब सार्थक वीआर रूम में पहुंचा तो उसे वीआर रूम कल की तुलना में खाली दिखा। इसकी यह वजह थी कि अभी बहुत सुबह सुबह का समय था और बहुत सारे छात्र अभी तक सोकर भी नहीं उठे थे। सार्थक ने फिर वही किया जो अर्जुन ने कल किया था। वह उस सुंदर महिला के पास गया जो काउंटर के पीछे खड़ी थी और एक कैप्सूल किराए पर लेने के लिए अपनी घड़ियां आगे कर दी, लेकिन इस बार सार्थक ने कैप्सूल 1 घंटे के बजाय 2 घंटे के लिए किराए पर लिया। देर रात के स्नैक्स खरीदने के अलावा सार्थक के क्रेडिट पॉइंट्स वैसे भी कुछ काम के नहीं थे, और फिलहाल तो स्नैक्स, चॉकलेट और आइसक्रीम जैसी चीजें भी सार्थक को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। जब से सार्थक ने खून का पहला स्वाद चखा था, उसे नॉर्मल खाने का स्वाद फीका लगने लगा था। उसे अभी भी हर किसी की तरह भूख तो लगती थी, लेकिन आइसक्रीम और मिठाइयों के स्वाद में पहले जैसा मजा नहीं आ रहा था। वैसा मजेदार और तृप्ति देने वाला एहसास अब उसे सिर्फ किसी का खून पीने में ही आता था। लेकिन सार्थक ने यह बात गांठ बांध ली थी कि वह केवल तभी खून पिएगा जब उसे बहुत जरूरत हो या उसे खुद को मजबूत बनाना हो। सार्थक को डर था कि कहीं वह खून पीने के नशे का आदी न हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो यह उसके लिए और ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। अपने कैप्सूल में जाने से पहले सार्थक ने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि कुछ छात्र अपने साथ कैप्सूल के अंदर अपने जीव हथियार भी ले जा रहे थे। लेकिन कल के गेम में अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था। कल जो अर्जुन ने गेम खेले थे उन्हें देखने के बाद सार्थक ने ध्यान दिया कि उनमें से कुछ खिलाड़ियों के पास अपने खुद के हथियार थे। इसका मतलब ये कि जो खिलाड़ी अपने साथ अपना हथियार लेकर गेम खेलने जाते हैं, वह किसी तरह अपना हथियार स्कैन करके गेम में भी इस्तेमाल कर रहे थे। कैप्सूल के कोने पर एक बड़ा लंबा बॉक्स रखा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था बीस्ट वेपन्स। इसका मतलब सार्थक बिल्कुल सही था। उसने अपने गॉन्टलेट को उतार कर बॉक्स में रख दिया। उसके बाद कैप्सूल ने सार्थक के हथियार को स्कैन करना शुरू कर दिया। लेस देन स्कैन पूरा हुआ। ग्रेटर देन। लेस देन बीस्ट वेपन अब कैप्सूल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेटर देन। इसके साथ ही सार्थक गेम में लॉग इन हो जाता है, लेकिन इस बार वह गेस्ट के रूप में लॉग इन करने की बजाय खुद का एक नया अकाउंट रजिस्टर करता है। लेस देन कृपया एक यूजर आईडी बनाए। ग्रेटर देन। सार्थक ने गहराई से इस बारे में सोचा। वह ऐसा कोई यूजर आईडी नहीं रखना चाहता था जो किसी भी तरह उसकी असली पहचान को बता दे। उसे ऐसा कोई नाम रखना था जो उसकी नई पहचान के बारे में कुछ कहता हो, जैसे वैम्पायर गॉड जैसा कोई नाम। कुछ देर सोचने के बाद सार्थक को लगा कि यह नाम अंदर की कुछ ज्यादा ही जानकारी दे रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। साथ ही वैम्पायर नाम सुनकर सार्थक के खुद के पेट में मरोड़ उठने लगी थी। ये बहुत ही डरावना ख्याल था। बहुत सोचने के बाद सार्थक ने एक नाम फाइनल कर दिया और सिस्टम में डाल दिया। लेस देन ब्लड एवॉल्वर यूजर आईडी क्रिएटेड। ग्रेटर देन। कुछ कारण थे सार्थक के पास ये नाम चुनने के। वह महसूस कर सकता था कि जब भी वह किसी का खून पीता है तो वह और ताकतवर होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर बार खून पीने से उसका शरीर इवॉल्व यानी विकसित हो रहा हो, और सार्थक ये बात अच्छे से जानता था कि आगे भविष्य में चलकर वह आज के मुकाबले और ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। उसने सोचा कि यह नाम उसके लिए एकदम सही है। अगला स्टेप गेम में अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना था।
सार्थक के कैरेक्टर का शारीरिक अनुपात उसके जैसा ही दिख रहा था, लेकिन जो चीजें सार्थक बदल सकता था वह थी बालों का स्टाइल और कपड़े, जो सार्थक को एकदम साधारण से दिखने वाले चाहिए थे। सार्थक बचपन से काले घुंघराले बालों के साथ पैदा हुआ था और इसे वह हमेशा से बदलना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब वह इस गेम में बदल सकता है। सभी ऑप्शंस देखने के बाद सार्थक ने एक लाल रंग के खड़े हुए नुकीले बालों को चुन लिया और साथ ही साधारण गांव के कपड़े जोड़ दिए। वह कैरेक्टर किसी पुरानी काल्पनिक फैंटेसी दुनिया के किसान जैसा लग रहा था। एक बार कैरेक्टर पूरा तैयार हो जाने के बाद सार्थक को एक बार फिर एक बड़े सफेद खाली कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। तभी सार्थक को वहां कुछ दिखता है। उस सफेद कमरे में रहते हुए सार्थक अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता था और जैसा वह बाहरी दुनिया में चलता फिरता हिलता था वैसे ही इस गेम के अंदर भी कर पा रहा था। और ऊपर से उस कैरेक्टर ने हाथ में सार्थक के जैसे ही गॉन्टलेट्स भी पहने हुए थे। अब सार्थक ने अपने गेम के सिस्टम के स्टैट्स को खोलकर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसमें सार्थक के सिस्टम की ही तरह सभी स्टैट्स दिखा रहा था। सार्थक ने अपने गंटलेट्स की तरफ देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत उसे टेस्ट करना चाहता था। सार्थक ने चिल्लाया, ब्लड स्वाइप, और अगले ही पल में गेम के अंदर एक लाल पंजे जैसी रेखा सार्थक के हाथों से निकली और जमीन पर जा गिरी और जमीन पर निशान बन गया। ऐसा लग रहा था कि सार्थक का खुद का सिस्टम और शक्तियां अब गेम के अंदर भी काम कर रहे थे। ये पता चलने के बाद कि सार्थक का ब्लड स्वाइप गेम में भी काम करता है, सार्थक ने तुरंत अपने स्टैट्स को फिर से जांचने के लिए अपना सिस्टम खोल दिया। उसे खोलते ही सार्थक ने देखा कि जिस तरह से ब्लड स्वाइप इस्तेमाल करने पर बाहरी दुनिया में उसका 1 HP घट जाता था, ऐसा इस गेम में नहीं हो रहा था। गेम के अंदर सब कुछ वैसा का वैसा ही है। क्या शायद इसलिए क्योंकि गेम के अंदर ब्लड स्वाइप इस्तेमाल करने में कोई खून का उपयोग नहीं हो रहा है। जब कभी सार्थक ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल करता था तो एक लाल रंग के पंजे जैसी आकृति उसके हाथ से निकल जाती थी और साथ ही उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके अंदर से एनर्जी का एक हिस्सा भी स्वाइप के साथ बाहर निकल गया है। सार्थक का कम होता HP इस बात को दर्शाता था कि स्वाइप ने उसका खून या उसके लाइफ फोर्स का एक हिस्सा बाहर खींच लिया हो। लेकिन गेम की दुनिया के अंदर ब्लड स्वाइप ने ऐसा कुछ नहीं किया था। कैप्सूल ने सार्थक के शरीर को स्कैन करके ये समझा कि उसका दिमाग सिस्टम को क्या कहना चाह रहा है, और गेम सिर्फ दिमाग के दिए हुए निर्देश की नकल कर रहा था। इस बात को परखने के लिए सार्थक ने अपने हाथ से नॉन स्टॉप बहुत सारे ब्लड स्वाइप फेंके। हर स्वाइप में सार्थक के हाथों से एक एक करके तेजी से लाल रेखाएं निकलती रही, लेकिन फिर भी सार्थक का कोई HP कम नहीं हुआ। इसके बाद सार्थक ने गेम सिस्टम को खोला और देखने लगा, और उसे दिखा कि ठीक उसके नाम के आगे जहां सार्थक की शक्ति को भरने के लिए एक सेक्शन था, उस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा था, वह सेक्शन खाली था। सार्थक के दिमाग में एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि यदि स्किल का उपयोग करते समय उसने कोई HP नहीं खोया, तो इसका मतलब ये भी था कि उसके स्किल ब्लड बैंक का इस गेम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उस पर हमला किया जाएगा तो यह उसके असली शरीर को बाहर से कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे उसकी हेल्थ तो कम नहीं हो रही थी, इसलिए गेम के अंदर ब्लड बैंक स्किल उसे कठिन परिस्थितियों से बचा नहीं पाएगी। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सार्थक गेम में अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सार्थक का सिस्टम वाकई में एक सुपर पावर है? सार्थक ने पहले तो ये बात मान ली, क्योंकि वैसे भी उसे यह शक्तियां एक शक्ति ग्रंथ जैसी दिखने वाली किताब से ही तो मिली है। बेशक सार्थक ने इस तरह की शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन दुनिया में ऐसी कई शक्तियां थीं जिन्हें ओरिजिनल ने छिपाकर अपने लिए रखा हुआ था। सार्थक को फिर कुछ याद आया। उसने अपने एवोल्यूशन यानी जिस दिन सार्थक का शरीर हाफलिंग में बदल गया था, वह वाला दिन याद किया। स्टेटस स्क्रीन में रेस के आगे उसने देखा था कि अब वह एक इंसान नहीं है, उसका रेस अब बदल चुका था। हो सकता है कि सार्थक की शक्तियां उसके रेस बदल जाने का कोई साइड इफेक्ट हो। इसी वजह से जो स्किल्स सार्थक ने अनलॉक करी है, उनके बीच में कोई समानता या कोई पैटर्न नहीं है। ब्लड बैंक और ब्लड स्वाइप दोनों के काम करने का तरीका और दोनों का असर एक दूसरे से बहुत अलग है। अगर सार्थक की यह सारी थ्योरी सही है तो इसका मतलब वह अभी भी कोई भी शक्ति को सीख सकता है। सार्थक ने इसलिए अभी तक किसी शक्ति को सीखने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब ये काम नहीं करेगा। लेकिन अब इसको भी परख कर देखने की जरूरत थी। वैसे भी इस बात का फैसला लेना कि कौन सी शक्ति सीखनी चाहिए, ये बहुत कठिन काम था। अपने गेम में जाने से पहले सार्थक हैमर स्ट्राइक का परीक्षण करना चाहता था। वह पूरी रात वीडियो देख रहा था और उसे लगा कि वह अब इसे आजमाने के लिए तैयार है।
सार्थक खुद से ही कहते हुए वीडियो में दिखाए अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाता है। अपने पैर को इस तरह आगे निकल कर रखें और उसी समय अपने शरीर को सामने की तरफ घुमाएं। एनर्जी आपके पैर की उंगलियों से ऊपर की ओर प्रवाहित होनी चाहिए और फिर जैसे ही आप अपना हाथ पीछे खींचते हैं, जमीन पर जोर से पांव पटकना है और साथ ही अपनी मुट्ठी से एनर्जी को छोड़ना है। पहले तो सार्थक ने सभी जरूरी कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए, ये पक्का करते हुए कि उसने अपनी किसी भी एनर्जी या पावर का उपयोग किए बिना सभी स्टेप्स को पूरी तरह से किया है। सार्थक ने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया जैसा कि वीडियो में बताया गया था। बहुत बार वीडियो देखने के बाद सार्थक अब तैयार हो चुका था। फिर उसने सभी स्टेप्स को एक साथ बिना रुके तेजी से किया, जैसा वीडियो में बताया गया था वैसा ही सार्थक अपने पांव से मुट्ठी तक उठती हुई एनर्जी को महसूस कर सकता था। और ऐसा करते ही एक शक्तिशाली प्रहार सार्थक के हाथ से निकलकर छूट जाता है और एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। हवा में एक छोटे शॉकवेव जैसा बन जाता है। सार्थक खुश होकर चिल्लाता है, मैंने कर लिया। हालांकि सार्थक की बनाई हुई शॉकवेव वीडियो में आदमी के द्वारा बनाई गई शॉकवेव जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी सार्थक अपने परिणाम से खुश था। अब सार्थक को और देर करने की जरूरत नहीं थी, तो उसने गेम में अंदर जाकर सर्च फंक्शन पर क्लिक कर दिया। अपने पहले मैच के लिए सार्थक उसी पावर लेवल वाले यूजर के खिलाफ लड़ना चाहता था जो उसके पास था, यानी पावर लेवल 1। वैसे तो सार्थक जानता था कि वह लेवल 1 से आगे है। अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वह कहता कि वह 2.5 के समान पावर लेवल के आसपास था, लेकिन अपने पहले मैच के लिए वह सिर्फ कुछ चीजों को परखना चाहता था। गेम ने सार्थक को एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढ के दे दिया था और तुरंत उन दोनों को एक अखाड़े में भेज दिया गया था। जब उल्टी गिनती समाप्त हो गई तो मैच शुरू होने का समय हो गया। उसके सामने खड़े खिलाड़ी के पास कोई जीव हथियार नहीं था, इसलिए सार्थक पहले तो सतर्क था और साथ ही वह कुछ टेस्ट करना चाहता था। सार्थक खिलाड़ी के नजदीक आ जाता है और जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाता है। तभी उस खिलाड़ी ने अपने हाथों को पंजों की तरह बना दिया और सार्थक के शरीर पर पंजे मार के खरोंच लगा दी। हमला थोड़ा धीमा था और सार्थक उसे रोक भी सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका और उस खिलाड़ी को अपने आप को नोचने दिया। गेम खेलते समय यूजर व्यू के अंदर सार्थक का और उसके विरोधी का एचपी बार था, जो निचले दाएं कोने में दिख रहा था। जब सार्थक पर हमला हुआ तो उसके एचपी का एक छोटा अमाउंट कम हो गया। सार्थक ये देखकर फिर जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और अपने ब्लड बैंक स्किल का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ा। लेस देन एचपी अभी भरा हुआ है, ब्लड बैंक का उपयोग करने में असमर्थ ग्रेटर दैन। सार्थक अपने ब्लड बैंक स्किल का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, लेस देन एचपी अभी भरा हुआ है, ब्लड बैंक का उपयोग करने में असमर्थ ग्रेटर दैन। जैसा कि सार्थक को अंदेशा था वैसा ही हुआ। भले ही गेम के अंदर सार्थक को नुकसान हुआ था, लेकिन बाहर की दुनिया में उसके असली शरीर को कुछ नहीं हुआ था। अपनी थियरी को पक्का करने के बाद सार्थक अब मैच खत्म करने के लिए तैयार था। सार्थक आगे की ओर तेजी से बढ़ा और जब वह उस खिलाड़ी के काफी नजदीक तक पहुंच गया तो सार्थक ने फुर्ती दिखाते हुए एक ब्लड स्वाइप फेंका। खिलाड़ी ने अपने हाथों को ब्लड स्वाइप का हमला रोकने के लिए उठाया, लेकिन नहीं रोक पाया और उसके हाथ भी टूट गए। खिलाड़ी का एचपी अब लगभग 25% कम हो गया था। हालांकि सार्थक अब ब्लड स्वाइप के साथ मैच को आसानी से खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सार्थक का गेम को खेलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वह लड़ने की ट्रेनिंग कर पाए। बाहरी दुनिया में सार्थक वैसे भी अपने ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल हर समय नहीं कर सकता था। सार्थक दूसरे खिलाड़ी के पास आता है। अब तक उस खिलाड़ी के पंजे फिर से अपना आकार ले चुके थे। खिलाड़ी फिर से अपने पंजे घुमाकर हमला करता है, लेकिन इस बार सार्थक हमले से नीचे झुक गया और खिलाड़ी के पेट पर एक मुक्का मार दिया और बिना देर किए उस खिलाड़ी के चेहरे पर एक और जबरदस्त मुक्का मार दिया। वह खिलाड़ी पीछे की ओर फेंका गया और तभी सार्थक ने अपने दोनों हाथों से क्रॉस के आकार के 2 ब्लड स्वाइप मार के गेम खत्म कर दिया। लेस देन विजेता, ब्लड इवॉल्वर ग्रेटर दैन। ठीक उसी समय सार्थक को अपने ही सिस्टम से एक और संदेश मिला था। लेस देन प्रतिद्वंदी हार गया है, 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, ग्रेटर दैन। लेस देन 30540 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ग्रेटर दैन। ये कुछ नया और अनोखा था। सार्थक को गेम में एक प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए थे। अचानक सार्थक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। गेम के अंदर खिलाड़ी को हराने के बाद सार्थक ने अपने नियमित 50 की तुलना में 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए थे। ये सार्थक के लिए एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि गेम में जीतने पर उसके अपने सिस्टम में भी पॉइंट्स बढ़ रहे थे। सार्थक को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह एक बहुत अच्छी खबर थी।
स्कूल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा के कारण सार्थक के लिए विरोधियों को ढूंढना और उनका खून निकालना मुश्किल था। और ऊपर से ये गॉन्टलेट्स जो कोई भी पहचान कर सार्थक को पकड़ सकता था। हालांकि गॉन्टलेट एक दुर्लभ हथियार था, लेकिन मिलिट्री में काम करने वाले लाखों लोग भी इस गेम को खेल रहे थे। और अगर गेम में सार्थक गॉन्टलेट्स का उपयोग करता भी है तो भी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। अब सार्थक को अपने लेवल को बढ़ाने का रास्ता दिख गया था, और उसके लिए उसे किसी का खून पीने की भी जरूरत नहीं थी। वह गेम खेलकर भी ताकतवर हो सकता है। लेकिन एक बात उसे अभी भी समझ नहीं आई थी कि उसे सिर्फ 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही क्यों मिले। सार्थक को इसके दो कारण समझ आए। पहला, ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि वह असली जीवन में इन लोगों से नहीं लड़ रहा था, और दूसरा कि वह जिस खिलाड़ी के खिलाफ लड़ रहा था वह बहुत कमजोर लेवल का था। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सार्थक तुरंत दूसरे गेम की तलाश में चला गया। उसने पावर लेवल को लेवल 1 पर सेट कर दिया, जिससे उसे आसान विरोधियों के खिलाफ मैच खेलने को मिल सके। और तुरंत ही सार्थक को एक नया विरोधी मिल गया और सार्थक सीधे काम पर लग गया। पिछले गेम की तरह अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के बजाय सार्थक ने इस बार फैसला किया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर सिर्फ ब्लड स्वाइप से हमला करेगा। और सार्थक का प्लान काम कर गया। वह अपने पहले प्रतिद्वंद्वी से इतनी जल्दी निपट गया कि सार्थक के पास ये पता लगाने का भी समय नहीं था कि सामने वाले खिलाड़ी के पास कौन सी शक्ति है। लेस देन 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। ग्रेटर देन लेस देन 33040 ग्रेटर देन। सार्थक फिर अपने अगले 3 विरोधियों के साथ भी पिछले 2 विरोधियों की तरह ही आसानी से निपट लिया। उनमें से एक पृथ्वी शक्ति का था जो हमला करने में बहुत धीमा था। सार्थक इस खिलाड़ी के हमलों से सिर्फ बचता था, और फिर जब वह सही दूरी पर होता तो ब्लड स्वाइप छोड़कर उसे खत्म कर देता। उसके बाद आए 2 खिलाड़ी भी सार्थक के पिछले मैच की तरह ही आसान थे। सार्थक जल्दी से उनके हमलों को चकमा दे देता था, और जब वह उनके काफी करीब होता तो वह अपना ब्लड स्वाइप चला देता। बेशक सार्थक जानता था कि वह गेम के बाहर इस तरह का काम नहीं कर पाएगा। आखिर इस स्किल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान था कि इससे सार्थक के हेल्थ पॉइंट्स भी कम हो जाते थे। सार्थक को लगा कि अगर वह कभी भी डेंजर जोन में होता और फिर उस पर हमला हो जाता तो वह एक पल में मर जाता। लेकिन वह जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना चाहता था, और अगले 3 को हराने के बाद उसने ऐसा ही किया। लेस देन 40540 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ग्रेटर देन। लेस देन बधाई हो, अब आप लेवल 4 पर है। ग्रेटर देन लेस देन रेस हाफलिंग ग्रेटर देन। लेस देन HP 2525 ग्रेटर देन। Less than 5800 experience points greater than. Less than strength 13 greater than. Less than stamina 12 greater than. Less than agility 14 greater than. सार्थक के लेवल बढ़ने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे कोई नई शक्ति नहीं मिली थी। सार्थक ने कुछ हद तक इसकी उम्मीद की थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी कर रहा था। उसने सोच लिया था कि उसे बस अपना लेवल आगे बढ़ाते रहना होगा और भविष्य में और अधिक स्किल के आने का इंतजार करना होगा। आखिरकार सार्थक जो चाहता था वह उसे मिल ही गया। वह इतनी तेजी से ऊपर के लेवल पर इसलिए पहुंचना चाहता था क्योंकि हर बार लेवल ऊपर जाने पर उसे एक एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट मिलता था। लेस देन एजिलिटी 15 ग्रेटर देन। उसने तुरंत अपनी एजिलिटी में वह एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, और अब वह बिना किसी बंधन के ट्यूटोरियल वीडियो में दिखाए गए फ्लैश स्टेप को सीख सकता था। इस बार सार्थक को सब इतना अच्छे से याद था कि वह ट्यूटोरियल वीडियो में दिखाए गए सभी स्टेप्स को हूबहू कर सकता था। कुछ मिनटों तक फ्लैश स्टेप को प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार सार्थक तैयार था, और उसने अपना पहला फ्लैश स्टेप किया। सार्थक चिल्लाया, यस। हालांकि सार्थक ने जिस बात पर ध्यान दिया वह ये थी कि जब वह सफेद कमरे में था तो उसका शरीर इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी कभी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। वह बिना थकान महसूस किए जितनी बार चाहे उतनी बार फ्लैश स्टेप इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन यह उस समय लागू नहीं हुआ जब वह एक मैच में था। ब्लड स्वाइप का उपयोग करने से सार्थक के स्टैमिना पर असर पड़ा था। उसने महसूस किया कि मैच के दौरान एक के बाद एक हमले करने से उसका शरीर कमजोर हो रहा है। हमले सार्थक के शरीर पर किसी तरह का प्रभाव डाल रहे थे। इसका मतलब था कि सफेद कमरा किसी प्रकार के ट्रेनिंग रूम की तरह काम करता था, जहां खिलाड़ियों का शरीर गेम में होने वाले किसी भी बदलाव से अप्रभावित रहता था। फ्लैश स्टेप सीखने के बाद अब सार्थक आखिरकार एक मुश्किल और ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई का अनुभव करना चाहता था। पावर लेवल के हिसाब से सर्च करने के बजाय सार्थक ने क्विक मैच को चुनने का फैसला किया और सामने वाले का पावर लेवल अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। असली दुनिया में सार्थक के पास अपने प्रतिद्वंदी या दुश्मन चुनने का विकल्प नहीं होता है, तो इसलिए उसे हर तरह की परिस्थिति में लड़ने का अनुभव होना बहुत जरूरी था।
फिर कुछ देर के बाद सार्थक को उसका अगला प्रतिद्वंदी मिल जाता है। इस बार जब सार्थक अखाड़े में आया तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने सामने खड़ा देख सकता था। उस खिलाड़ी ने एक लंबी लाल कैप पहन रखी थी और उसके पास दोनों हाथों में 2 खंजर थे। सार्थक ने यह भी महसूस किया कि वो दोनों इस अखाड़े में अकेले नहीं थे। सार्थक और उसके प्रतिद्वंद्वी को देखने वाले स्टैंड में एक और इंसान भी बैठा हुआ था। सार्थक ने उस दर्शक की तरफ देखा और अपने सामने वाले खिलाड़ी को इशारे में पूछा। केप वाले ने सार्थक से कहा, ओह, उसकी चिंता मत करो, वह सिर्फ मेरा सीनियर है। वो मुझे लड़ते हुए देख रहा है ताकि वह बाद में मुझे लड़ाई लड़ने के लिए सुझाव दे सके। सार्थक ने फिर अपने प्रतिद्वंद्वी पर अपने इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करके ये देखने की कोशिश की कि उनके पास कौन सा पावर लेवल या शक्ति है, लेकिन सार्थक को कुछ नहीं दिखा। इंस्पेक्ट स्किल गेम के अंदर काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले सार्थक ने अपनी स्टेटस स्क्रीन को खोल लिया और इसे खोलकर किनारे में रख दिया। सार्थक मैच के दौरान अपनी स्टेटस स्क्रीन पर भी नजर रखना चाहता था। जब दोनों खिलाड़ी तैयार हो गए तो उनके सिर पर उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3.2.1 शुरू करो। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होने की घंटी बजती है और मैच शुरू होता है, वैसे ही उस केप वाले आदमी ने अपने खंजर कस के पकड़े और तेजी से उन्हें बाहर की ओर घुमा दिया। 2 हवा के बने हुए ब्लेड सार्थक की तरफ उड़ते हुए आए। ये हमला सार्थक के ब्लड स्वाइप के समान ही था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस हमले का इस्तेमाल बहुत लंबी दूरी तक किया जा सकता था और यह हमला कहीं अधिक बड़ा और तेज था। सार्थक ने तब अपने खुद के ब्लड स्वाइप से हमला करने का फैसला किया। दोनों तरफ से हमला होने लगा और अखाड़े के बीच में दोनों के हमलों से निकली लाइनें टकरा गई और खत्म हो गई। केप वाला आदमी सोचने लगा, ये लाल रंग की लाइन वह कौन सी शक्ति है, और ये देखकर उसका सीनियर भी सोच में पड़ गया। इस बार सार्थक ने आगे आकर हमला करने का सोचा। उसकी शक्तियों के लिए सार्थक को अपने दुश्मन के करीब जाकर उस पर अपनी स्किल इस्तेमाल करने की जरूरत थी। ये देखकर केप वाले आदमी ने और ज्यादा हवा के ब्लेड्स बनाकर के हमले किए, लेकिन सार्थक ने फिर अपने ब्लड स्वाइप के साथ उन हमलों को रोक दिया। लेकिन इस बार सार्थक ने एक साथ 4 ब्लड स्वाइप मारे, जिसमें से पहले 2 ब्लड स्वाइप ने सामने वाले खिलाड़ी के दोनों विंड स्ट्राइक को खत्म कर दिया, तो अगले 2 स्वाइप खिलाड़ी की तरफ बने लगे। ब्लड स्वाइप को आता देख केप वाले आदमी ने अपनी केप उठाए और घुमाकर खुद को ढक लिया। केप पर ब्लड स्वाइप लगे लेकिन कोई असर नहीं हुआ और केप पर एक खरोंच भी नहीं आई। सार्थक आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा, क्या वह जीव कवच यानी बीस्ट आर्मर है, और वह भी बहुत ऊंचे लेवल का। वे दोनों अब एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे, इतना दूर कि एक दूसरे को मुक्का मार सकते थे। केप वाले आदमी ने अपने खंजर को तेजी से बाहर निकाला और सार्थक की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन सार्थक ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर खंजर को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे खंजर सार्थक के सीने में घुसने से बच गया और सार्थक के हाथ में ही रुक गया। फिर अचानक खंजर चारों ओर से बढ़ने लगा और हवा ने उसके ब्लेड के सिरों को और बड़ा कर दिया। खंजर तलवार जितना बड़ा हो गया और सार्थक के कंधों को चीरता हुआ बाहर निकल गया। केप वाला आदमी पीछे हट गया और दूसरे हमले के लिए तैयार हो गया। केप वाले आदमी ने सार्थक को चेतावनी देते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शक्ति क्या है, लेकिन अब ये गेम यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी अचानक उस खिलाड़ी का खंजर खाली हवा में गिर जाता है और सार्थक भी कहीं नजर नहीं आता। जैसे ही वह केप वाला आदमी मुड़ा, एक तेज पंजा उस आदमी के पेट में घुस गया। उसके बाद एक के बाद एक लगातार हमलों से उस आदमी का पेट फट जाता है और गेम को खत्म करने के लिए सार्थक अपने आखिरी 2 ब्लड स्वाइप मारकर उस आदमी को हरा देता है। Less than 25 experience points प्राप्त हुआ greater than less than 308 experience points greater than। अखाड़े में बैठा देख रहा सीनियर अपने दोस्त को मैच हारते देख चौंक गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इन दोनों का अब तक जीत का सिलसिला जारी था, इन्हें अभी तक कोई नहीं हरा पाया था। लगातार जीत के बाद पहली हार मिलने से उस आदमी को गहरा झटका लगा था। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, वह स्किल, आखिर क्या स्किल है ये? फिर जैसे ही सार्थक लॉग आउट करने लगा और अपने लिए दूसरा मैच ढूंढने जा रहा था, तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सार्थक सैम को हरा कर जाने लगा, सीट पर बैठा सैम का सीनियर आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको, क्या एक मैच मेरे साथ लड़ना चाहोगे? सार्थक को इससे कोई समस्या नहीं दिख रही थी और उसने मैच के लिए हाँ कर दिया। लेकिन सार्थक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जिस आदमी से सामना करने जा रहा है वह कोई ऐरा गेरा नहीं बल्कि दूसरे मिलिट्री स्कूल का सबसे शक्तिशाली छात्र है। जो छात्र स्टैंड पर बैठकर सार्थक और उसके दोस्त के बीच मैच देख रहा था, उसे नितिन सेठी के नाम से जाना जाता था।
वह एक दूसरी अकादमी से सेकेंड ईयर का छात्र था और उसकी अकादमी में वह बाकी सबसे शक्तिशाली छात्रों में से एक होने के लिए जाना जाता था। नितिन अक्सर अपने फाइटिंग स्किल में सुधार करने के लिए ये गेम खेलने आता था। ये नितिन के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उसकी शक्ति के साथ बहुत अच्छा मेल खाता था। नितिन सभी प्रकार के मार्शल आर्ट तकनीक सीखने के लिए हमेशा जुनूनी रहता था। ये वीआर गेम हर मामले में बहुत अच्छा था। भले ही इस गेम में आप अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस सिस्टम में सोल वेपन को इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। यह एक लगभग असंभव काम था क्योंकि हर एक इंसान का सोल वेपन एक दूसरे से अलग था, भले ही उनकी शक्तियां समान क्यों न हो। मार्शल आर्ट में गहरी दिलचस्पी रखने वाला नितिन सार्थक के बारे में इसलिए भी जानना चाहता था कि वह कौन है, क्योंकि जब से उसने सार्थक को फ्लैश सटेप करते देखा था, नितिन से रहा नहीं जा रहा था और वह भी इसे आजमाना चाहता था। सार्थक ने जब फ्लैश सटेप का इस्तेमाल किया तब उसके पैरों का तालमेल बहुत बढ़िया और देखने लायक था। वह इतना तेज था कि नितिन भी सार्थक की चाल को ठीक से देख नहीं पाया था। सार्थक ने जब नितिन से मैच लड़ने के लिए हाँ भर दी थी, तब से नितिन बहुत खुश था। उन दोनों को मैच शुरू करने के पहले एक दूसरे को अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना जरूरी था। तभी सार्थक को गेम में नोटिफिकेशन आता है, लेस देन हार्ट स्टीली ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ग्रेटर देन। सार्थक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वह भी इस फाइट को लेकर बहुत उत्सुक था। सार्थक को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अब किससे लड़ने जा रहा है। इसके पहले वाले मैच में सार्थक ने नितिन के दोस्त को हरा दिया था। सार्थक को उम्मीद थी कि आने वाला मैच भी अच्छा ही होगा और उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। नितिन के गेम में उसे नोटिफिकेशन आता है, लेस देन ब्लड रिवॉल्वर ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है ग्रेटर देन। नितिन नोटिफिकेशन देखकर सोचता है, ब्लड रिवॉल्वर, क्या उसकी शक्ति का खून से कुछ लेना देना है? वो तो अब समझ आया, इसी वजह से उसके हाथ से वह लाल रेखाएं निकल रही थी। लेकिन क्या सिस्टम में ऐसी कोई शक्ति मौजूद है? वैसे तो सिस्टम में हजारों शक्तियां डली हुई है और नितिन सभी शक्तियों को नहीं जानता था, इसलिए उसे पक्का नहीं था कि ऐसी कोई शक्ति होती है। नितिन ने वीआर गेम में बहुत सारे मैच खेले हुए थे, लेकिन ये पहली बार था जब वह किसी इस तरह की अनोखी शक्ति वाले इंसान से मिला हो। मैच शुरू होने से पहले नितिन ने पूछा था कि क्या वह अपने दोस्त सैम से कुछ पल बात कर सकता है। सार्थक सहमत हो गया क्योंकि वह खुद लड़ने के पहले कुछ चीजों की जांच करना चाहता था। मैच के दौरान जब सार्थक ने अपने फ्लैश सटेप का इस्तेमाल किया तो उसे उम्मीद थी कि उसका अपना सिस्टम उसे कुछ दिखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गेम के अंदर था, लेकिन फ्लैश सटेप को इस्तेमाल करके सार्थक को ऐसा लगा जैसे फ्लैश सटेप ने उसका काफी मात्रा में स्टैमिना ले लिया है। सार्थक का अभी का स्टैमिना पॉइंट था 12। यदि सार्थक को एक मोटा अनुमान लगाना था तो जब ब्लड स्वाइप के 4 हमले किए जाते हैं तो वह स्टैमिना का 1 पॉइंट खर्च कर देते हैं। इसका मतलब सार्थक के पास मौजूद सारे स्टैमिना पॉइंट्स को खर्च करके 48 ब्लड स्वाइप बनाए जा सकते हैं। हालांकि अगर सार्थक ने अपने पूरे स्टैमिना पॉइंट्स खर्च करने से पहले ही उसका एचपी 0 पर पहुंच जाएगा। और उस गोरे आदमी ने भी ट्यूटोरियल वीडियो में कहा था कि फ्लैश सटेप बहुत ज्यादा मात्रा में स्टैमिना पॉइंट्स इस्तेमाल करता है। सार्थक को समझ आ गया था कि उसके अभी के स्टैमिना पॉइंट्स के साथ अभी के लिए वह एक गेम में फ्लैश सटेप को 2 से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब फ्लैश सटेप मारने के लिए स्टैमिना के कम से कम 5 पॉइंट्स लगेंगे। सार्थक को मैच खेलते समय फ्लैश सटेप का उपयोग बहुत ध्यान से करना होगा। पहले सार्थक को ऐसा लगता था कि स्टैमिना पॉइंट्स बढ़ाना इतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्ट्रेंथ और एजिलिटी से उसकी मजबूती और तेजी बढ़ेगी। लेकिन ऐसी कोई लड़ाई जो लंबी चले और जिसमें बहुत सारे दुश्मन हो तो उनसे लड़ने में अगर सार्थक का स्टैमिना 0 पॉइंट पर पहुंच गया तो वह तो मर ही जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सार्थक इन स्टैट्स के साथ धूप में लड़ने के बारे में सोचकर ही डर गया। और अखाड़े के दूसरे कोने में नितिन सैम से अपने मैच के बारे में बात करने में व्यस्त था। नितिन ने कहा, तुम बेवकूफ हो। सैम ने जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। नितिन ने उड़ती हुई केप को देखा जो सैम पहना हुआ था और कहा, हमारे पास इतनी शानदार चीज है फिर भी तुमने मैच में इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। जब वो लड़का तुम्हारी नजर से गायब हो गया और तुम्हें लगा कि तुम नहीं पलट सकते हो तो नहीं पलटना था ना, और जब पलट गए तो कम से कम खुद को इस केप से ढक लिया होता तो बच जाते। सैम ने भारी गले से जवाब दिया, अभी आदत नहीं हुई है पीठ पर कोई चीज पूरे टाइम लटका के घूमने की। और वैसे भी अगर कोई आपके सामने से अचानक से गायब हो जाए तो नेचुरली आप उसे अपने आसपास ढूंढेंगे, है ना? और अगर मैं पलट गया तो वह भी मेरा नेचुरल रिएक्शन ही था।
और फिर सैम ने मैदान की तरफ देखा जहां उसका मैच हुआ था और उस मैच को याद करके सैम रोने लगा कि वह आखिर कैसे मैच हार गया और रोते रोते कहने लगा, हाय मेरा जीता जिताया मैच था। नितिन ने सैम के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश करी और फिर मैच के लिए जाने से पहले कहा, तुम्हें शर्त याद है ना? अगर मैं उस लड़के के खिलाफ मैच जीत गया तो तुम्हारे सारे क्रेडिट पॉइंट्स मेरे हो जाएंगे। सैम अपना सिर हाँ में हिलाकर सीट पर बैठे के लिए चला जाता है। जाते जाते सैम दुआ कर रहा था कि सार्थक नितिन की अच्छे से बैंड बजा दे। सैम लगातार बहुत से मैच हार चुका था और अब उसके पास क्रेडिट पॉइंट्स बहुत कम बचे हुए थे। काउंटडाउन चालू होता है और सिस्टम से आवाज आती है, 3.2.1। मैच शुरू होता है। मैच शुरू होते ही सार्थक और नितिन दोनों ने एक साथ हमला करने के लिए आगे दौड़ लगा दी। हालांकि सार्थक को नितिन की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे हमला करने के लिए अपने दुश्मन के नजदीक जाना होता था। सार्थक जब किसी एलिमेंटल यूजर के खिलाफ लड़ता है तो उसे नजदीक जाकर हमला करना ही हमेशा फायदेमंद लगता है। और जैसे ही सार्थक नितिन से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसने दो ब्लड स्वाइप नितिन की ओर फेंक दिए। अचानक नितिन की रफ्तार धीमी हो गई और उसकी त्वचा एक चमकदार मटेरियल में बदलने लग गई और उसके पांव के साथ उसका शरीर भी भारी हो गया। और जैसे ही ब्लड स्वाइप नितिन के शरीर से टकराए तो ऐसी आवाज आई जैसे कि दो धातु आपस में टकरा गए हो। ऐसा पहली बार हुआ था कि सार्थक के हमला करने से उसके दुश्मन के शरीर पर कोई असर न हुआ हो। नितिन को एक खरोंच तक नहीं लगी थी। नितिन के शरीर पर जो धातु की परत थी वह अब हिलने लगी थी और फिर वह धातु उसके शरीर से हटकर उसकी बाह में जाकर इकट्ठा हो गया। इसकी वजह से अब नितिन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था और लंबी दूरी से भी वार कर सकता था। नितिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें से लंबा चमकदार चांदी की धातु जैसा एक डंडा बाहर निकला। सार्थक के लिए यह बहुत तेज था। इससे पहले कि सार्थक कुछ समझ पाता, वह डंडा सार्थक के पेट में घुस गया और उसे पीछे की ओर धकेलने लगा। नितिन का हमला इतना जोरदार था कि सार्थक को अपने हेल्थ का 10% हिस्सा खोना पड़ा। वह खंभा आगे बढ़ता गया और सार्थक को पीछे धकेलता रहा और इसके साथ सार्थक के हेल्थ पॉइंट भी काम होते रहे। फिर सार्थक ने अपने दोनों हाथों से खंभे को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसकी गति को रोकने में कामयाब रहा। नितिन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह, लगता है तुम में अच्छी खासी ताकत है। नितिन ने सोचा कि उसके प्रतिद्वंदी के पास ना ही सिर्फ दूर से हमला करने की शक्ति है, बल्कि वह बहुत ताकतवर भी है। सार्थक ने खंभे को एक तरफ साइड में धकेल दिया और अपने पंजों से 4 ब्लड स्वाइप छोड़ दिए, लेकिन वह खंभा ब्लड स्वाइप से भी तेज गति से नितिन के शरीर में वापस समा गया और फिर नितिन ने अपने दोनों हाथों को एक साथ बाहर की ओर रखा और उसमें से वही चमकदार धातु का तरल बाहर निकला और एक अंडाकार ढाल में बदल गया। सार्थक के हर हमले को उस ढाल ने रोक दिया और नितिन को कुछ नहीं हुआ। हालांकि सार्थक ने इस परिणाम की उम्मीद की थी। जब नितिन ने धातु को अपने शरीर में वापस ले लिया, तब सार्थक उसके सामने हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन नितिन शांत खड़ा रहा और धातु को अपने शरीर पर ठीक उसी जगह पर इकट्ठा कर लिया जहां सार्थक हमला करने जा रहा था। नितिन ने अपना सर पूरी तरह से धातु से ढक लिया था। सार्थक ने एक जोरदार मुक्का नितिन के मुंह पर मारा, लेकिन नितिन का मुंह 1 इंच भी नहीं हिला और गेम में कोई नुकसान दर्ज नहीं हुआ। नितिन ने फिर सार्थक का हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से फिर से धातु का एक डंडा बनाकर सार्थक को मारकर जमीन पर ढेर कर दिया। नितिन ने सार्थक की चुटकी लेते हुए कहा, चलो भी, क्या बस इतनी ही हिम्मत है तुझमें? सच्चाई ये थी कि नितिन जानबूझकर धातु को तलवार के बजाय डंडे में बदल रहा था, ताकि इस तरह मैच ज्यादा समय तक चलता रहे। बहुत समय के बाद सार्थक इस तरह से कमजोर महसूस कर रहा था। अब सार्थक के पास कोशिश करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी। सार्थक ने खुद को जमीन से उठा लिया और खुद को शांत करते हुए गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। गुस्से से उसका ध्यान बंट रहा था। अब सार्थक तैयार था और नितिन भी यह बात देख सकता था। नितिन ने सार्थक की ओर देखते हुए कहा, चलो भी, जल्दी करो। नितिन ने अपने धातु के डंडे को वापस अपने शरीर में ले लिया और उसे अपनी मुट्ठी में समा लिया। सार्थक ने एक बार फिर से आगे बढ़कर एक ब्लड स्वाइप मार दिया। नितिन ने सार्थक के हमले को आसानी से अपना हाथ उठाकर रोक दिया, लेकिन सार्थक का ये हमला केवल एक तरह का डिस्ट्रैक्शन था। जब सार्थक नितिन के काफी करीब आ गया तो नितिन ने अपनी मुट्ठी बांधी और सार्थक की ओर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी सार्थक ने इसका जवाब फ्लैश सटेप के साथ दिया। सार्थक हमले से बच गया और फ्लैश सटेप की मदद से ठीक नितिन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। टू प्रेडिक्टेबल। नितिन ने सार्थक का सैम के साथ हुआ पिछला मैच देखने के बाद खुद को फ्लैश सटेप के लिए तैयार रखा था।
और नितिन ने इसके लिए अपनी पीठ को पहले से ही धातु से ढक कर रखा हुआ था। सार्थक ये देखकर चौंक जाता है, उसे यह उम्मीद नहीं थी। सार्थक ने फिर अपना पैर जमीन से ऊपर उठा लिया और एनर्जी को अपने पैर की उंगलियों से अपनी मुट्ठी में प्रवाहित होने दिया। जैसे ही सार्थक ने अपना पैर जमीन पर पटका, तभी उसने अपना एक हाथ पीछे खींचा और दूसरे हाथ से मुट्ठी बना के बाहर की ओर फेंक कर हैमर स्ट्राइक का उपयोग किया। धड़ाम, बहुत जोर से एक आवाज आए, ऐसा लगा जैसे दो ठोस चीजें आपस में टकरा गई हो। एक सेकंड के लिए सार्थक और नितिन दोनों अपनी जगह पर जम गए और पहली बार इस गेम में सार्थक अपने दुश्मन को कुछ नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, और वह भी बहुत बड़ा नुकसान। नितिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि इस हमले से उसका हेल्थ पॉइंट यानी एचपी आधे से भी कम हो गया था। नितिन को समझ आ गया था कि वह इस फाइट को जितना आसानी से अभी तक खेल रहा था, अब नहीं खेल सकता, उसे कड़े कदम उठाने होंगे। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी शक्ति से उसी समय धातु के एक टुकड़े को तलवार में बदल दिया। लेकिन एक बार फिर सार्थक ने नितिन के हमले से बचने के लिए फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल किया। नितिन ने चिढ़ते हुए कहा, डैम इट, फिर से यह इतना तेज कैसे कर लेता है। जैसे ही नितिन ने मुड़कर देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी कहाँ है, वह सार्थक को जमीन पर गिरा हुआ देखकर हैरान रह गया। सार्थक जमीन पर पड़ा हुआ और भारी सांसें ले रहा था। वह अब हिल नहीं सकता था। दो बार फ्लैश स्टेप का उपयोग करके और उसके ऊपर से हैमर स्ट्राइक से हमला करके सार्थक ने अपने शरीर के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर ली थी। सार्थक का शरीर कमजोर पड़ चुका था। नितिन ने सार्थक को देखते हुए कहा, चलो फिर कभी इस लड़ाई को खत्म करेंगे, आज के लिए बहुत हुआ। नितिन ने ऐसा कहकर गेम को खत्म करने के लिए सार्थक के सीने में तलवार घुसा दी। हालांकि नितिन की जीत से मैच खत्म हो चुका था, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। नितिन ने सार्थक को हराने के बाद कहा, लगता है कि इस साल का मिलिट्री टूर्नामेंट बहुत मजेदार होने वाला है। नितिन के साथ अपनी जबरदस्त लड़ाई को खत्म करने के बाद वीआर कैप्सूल का उपयोग करने का सार्थक का समय समाप्त हो गया था और सार्थक अब और मैच नहीं खेल सकता था। हालांकि सार्थक मैच हार चुका था, लेकिन वह काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था, क्योंकि आज उसने नितिन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान बहुत कुछ नया सीखा था। आज सार्थक का ब्लड स्वाइप नितिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वह नितिन की धातु परिवर्तन की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि उसका हैमर स्ट्राइक स्किल बहुत बढ़िया काम का निकला। हैमर स्ट्राइक ने सार्थक की ताकत तो नहीं बढ़ाई, लेकिन अब सार्थक को अच्छी तरह से पता था कि हैमर स्ट्राइक क्या कर सकता है। हैमर स्ट्राइक एक ऐसा हमला था जो अंदरूनी भाग पर केंद्रित था। यह एक इंटरनल अटैक है। यह उन शक्तियों के खिलाफ लड़ने में बहुत मददगार होगा जिसमें लोग अपने शरीर को कड़क कर लेते हैं या बदल लेते हैं। सार्थक ये जानने के लिए बेताब था कि उस वीडियो वाले गोरे आदमी के पास सार्थक के लिए और कौन से दूसरे ट्यूटोरियल हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि उन वीडियोस को कैसे अनलॉक किया जाए। गोरे आदमी ने बस इतना ही कहा था कि जब सार्थक तैयार हो जाएगा तो वे वीडियोस उसके लिए अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। इसका मतलब दो चीजें थीं, एक तो ये कि वह वीडियोस तब अनलॉक होंगे जब सार्थक के स्टैट्स इतने हो कि वह फाइटिंग स्किल्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, या जब सार्थक एक ऊंचे पावर लेवल पर पहुंच जाएगा। आज की फाइट ने सार्थक को जो दूसरा सबक सिखाया था वही ये था कि स्टैमिना कितना महत्वपूर्ण होता है। फ्लैश स्टेप एक बेहतरीन स्किल था जिससे सार्थक पलक झपकते ही किसी भी हमले से बच सकता था। लेकिन अगर सार्थक ने फ्लैश स्टेप को 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तो फिर खेल खत्म ही समझो। इसलिए सार्थक सोच में पड़ गया था कि फ्लैश स्टेप को इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं। इसने सार्थक को एक लंबी और गहरी सोच में डाल दिया कि उसे भविष्य में अपने स्टैट पॉइंट्स कहां डालने चाहिए। शायद एजिलिटी और स्ट्रेंथ में ही सारे पॉइंट्स डाल देना सही बात नहीं होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सार्थक ने आज निशिका के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी। अभी के लिए किसी भी चीज से ज्यादा सार्थक को ये जानना था कि भविष्य में वह और ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है। आज रविवार था, इसलिए सार्थक का पूरा दिन खाली था और कुछ करने को था भी नहीं। सूरज निकला हुआ था, तेज चमक रहा था और सार्थक स्कूल के गेट पर जल्दी पहुंच गया था और खड़े होकर निशिका का इंतजार कर रहा था। भले ही आज संडे था, लेकिन फिर भी सार्थक ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं थे। सार्थक के पास जो भी कपड़े थे वह मिलिट्री द्वारा दिए गए थे और अब उसे अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म भी ठीक से नहीं आती थी। सार्थक ने ऊपर सूरज की तरफ देखते हुए कहा, हाय ये गर्मी। सार्थक का शरीर पसीने से लथपथ था। लेस देन सभी मौजूदा स्टैट्स को आधा कर दिया गया है ग्रेटर दैन। जब से सार्थक इंसान से हाफलिंग के रूप में विकसित हुआ था, सूर्य उसे और भी अधिक परेशान करने लगा था।
सार्थक पसीने से नहा चुका था। भले ही आज इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन अगर सार्थक ज्यादा देर बाहर धूप में खड़ा रहा तो उसे माइग्रेन तो हो ही जाएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद निशिका आखिरकार पहुंच गई। उसने एक सुंदर लाल ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके छोटे बालों के साथ बहुत सुंदर दिख रही थी। उस ड्रेस में निशिका की टांगें भी बहुत लंबी दिख रही थी। उसने अपना धनुष कंधे पर उठा रखा था और कमर में तरकश बांध रखा था, और उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा और भारी बैग लटका हुआ था। निशिका ने सार्थक की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, तो चले। सार्थक ने निशिका की पीठ पर बड़े बैग को देखा। उसने लगा कि बैग बहुत भारी होगा, तो उसने निशिका से पूछा, क्या मैं तुम्हारा बैग उठा लूं? हालांकि सार्थक के स्टैट्स आधे हो चुके थे और उसकी ताकत उसके शरीर से निकल चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी निशिका से बैग उठाने का पूछ लिया। सार्थक ने फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो लिया था, लेकिन फिर वह यह उम्मीद कर रहा था कि काश निशिका मना ही कर दे। निशिका ने जवाब दिया, नहीं ठीक है, जितना तुम्हें लग रहा है ये बैग उतना भी भारी नहीं है, मैंने इसे अपनी शक्ति से हल्का कर दिया है। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि निशिका सच बोल रही है या झूठ, और सार्थक को ये भी नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या जोर देकर अपनी बात मनवानी चाहिए, या एक जेंटलमैन की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाकर मदद के लिए दोबारा पूछना चाहिए, या मैडम की बात चुपचाप सुन लेना चाहिए। अगर लड़की ने कह दिया है कि वह कर लेगी, तो इसका मतलब है कि वह कर लेगी। आखिर में सार्थक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, और उसने निशिका को उसका बैग उठाने दिया, ये सोचकर कि अगर उसे बैग देना होगा तो वह खुद ही दे देगी। इसके बाद निशिका और सार्थक स्कूल के बाहर चले गए और चलते रहे जब तक कि वह एक शांत पार्क में नहीं पहुंच गए। पार्क के बाहर कुछ छात्र अपनी शक्तियों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, और पार्क की बेंच पर कुछ मिलिट्री के लोग आराम कर रहे थे। निशिका ने सार्थक से कहा, कितनी शांति है ना यहाँ? सार्थक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सार्थक के दिमाग में तब कुछ और ही बातें चल रही थी, जैसे कि जो उसने टीवी पर युद्ध के बारे में खबर सुनी थी, या युद्ध के दौरान जीवन कैसा था, ये कैसे फिर से शुरू हो सकता है, और आखिर में उसके माता पिता की मृत्यु के बारे में। पता नहीं कि यह कब तक चलेगा, इसलिए मुझे और ताकतवर होते रहने की जरूरत है। फिर निशिका ने अपने भारी बैग को जमीन पर रख दिया और ऐसा लग रहा था कि यह उसके कंधों से एक बोझ उतार गया हो। भले ही निशिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बैग उठाकर लाई थी, लेकिन इतना दूर ऐसे बैग को उठाकर लाना बहुत थका देने वाला काम है। तभी निशिका ने अपने बैग का सारा सामान खाली करना शुरू कर दिया। बैग के अंदर हर तरह की चीजें थीं। उसमें कुछ मोटे कपड़े थे, जैसे टोपी, दुपट्टा, धूप का चश्मा, और उनमें से ज्यादातर काले रंग के ही दिख रहे थे। फिर उसने और भी सामान निकाला, जिसमें कुछ लोशन की बॉटल्स थी और कुछ सनक्रीम की ट्यूब्स थी। और आखिर में निशिका ने एक काला छाता निकाला। सार्थक ने चिंतित होकर पूछा, क्योंकि उसने देखा कि निशिका बहुत सारी चीजें खरीद कर लाई है। इसमें बहुत खर्चा हुआ है क्या? निशिका ने जवाब दिया, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे परिवार ने मुझे बहुत से क्रेडिट पॉइंट्स भेजे हैं और अकादमी ने मुझे जो दिया, मैंने उसका उपयोग इन सबको खरीदने में कर लिया है। इसके अलावा मुझे ये सारा सामान मार्केट प्लेस से मिला है, इसलिए ये सब बहुत सस्ता है। मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन स्टोर था जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता था। इस कहा आपको अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे खाना, कपड़े और बाकी जरूरतों का सामान और बिना जरूरतों का सामान भी मिलता था। टेलीपोर्ट करने की शक्ति वाले लोगों को टेलीपोर्टर्स कहा जाता था। टेलीपोर्टर्स की मदद से आपका सामान आप तक बहुत ही आसानी और जल्दी से भेजा जा सकता था। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो यह आपके पास डिलीवर हो जाता है, और यदि नहीं तो कुछ जगहों पर कलेक्शन पॉइंट बने हुए थे, जहां पर आपको खुद जाकर अपना सामान लेना पड़ता था। और मिलिट्री स्कूल के अंदर इनमें से एक कलेक्शन पॉइंट बनाया गया था ताकि छात्र स्कूल में रहते हुए ही इस सुविधा का उपयोग कर सके। पर रोजमर्रा की और जरूरत की चीजों के अलावा मार्केट प्लेस का इस्तेमाल लोग जीव हथियार, स्किल बुक, शक्ति ग्रंथ और सभी प्रकार की चीजों को बेचने और खरीदने के लिए भी करते थे जो लड़ाई में उनके काम आती थी। हालांकि मार्केट प्लेस के इस हिस्से को खोलने के लिए या तो आपको मिलिट्री के पर्सनल एड की जरूरत पड़ती थी, जो हर छात्र को अपने स्कूल लाइफ के दौरान अस्थायी रूप से मिलता था, या तो अगर आप कोई यात्री हो तब। यात्री वे लोग थे जो मिलिट्री के लिए काम नहीं करते थे, वह किसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे और अक्सर ब्रह्मांड में घूमकर अलग अलग दुनिया का पता लगाने के लिए पोर्टल्स में जाते रहते थे। तो अब निशिका ने अपने ले हुए सामान में से एक सन क्रीम की ट्यूब दिखाते हुए सार्थक से पूछा, तो बताओ पहले क्या ट्राई करें? निशिका और सार्थक दोनों पार्क में सिर्फ फालतू की बातचीत करने और शांत माहौल में समय बिताने के लिए नहीं मिले थे, बल्कि वह एक लक्ष्य के साथ पार्क में आए थे।
और वैसे भी सार्थक ने आमतौर पर निशिका को हर चीज को लेकर जुनूनी पाया था। सार्थक को ऐसा लगा कि निशिका का यही जुनून और पागलपन उसके कुछ काम आ सकता है। आज के मिलने का पूरा उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या कोई रास्ता है या नहीं, जिससे सार्थक की शक्तियों पर सूर्य के प्रभाव को कम कर सके। या थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन इसे पूरी तरह से कैसे रोक सकते हैं। और निशिका से बेहतर इस तरह के काम के लिए कोई नहीं था। निशिका वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानती थी और उनके बारे में पढ़कर बड़ी हुई थी, इसलिए उसे क्या करना है और क्या नहीं उसे सार्थक से बेहतर पता था। इसीलिए उसने मार्केट प्लेस से वह सब कुछ मंगवा लिया था जो उसे लगा कि कुछ काम आ सकता है। सार्थक ने उन सभी चीजों को देखा जो निशिका लेकर आई थी। फिर सार्थक ने निशिका के पास जमीन पर कुछ और चीजें रखी हुई देखी। वहां एक क्रॉस के आकार का धातु था, लहसुन की एक कली और चांदी की कुछ ज्वेलरी भी रखी थी। निशिका ने सार्थक को उसके सामान को घूरते हुए देखा तो वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई और हंसते हुए कहने लगी, ओह, ये सब बात के लिए है। निशिका ने शर्मिंदगी में आगे कहा, हमें ये भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या तुम में सामान्य वैम्पायर्स की तरह कोई कमजोरियां हैं या नहीं। सार्थक ने निशिका की बात मानते हुए कहा, ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इस छतरी से कोशिश करके देखते हैं। सार्थक ने छतरी उठाए और खड़ा होकर छतरी खोल दी। ये छतरी गहरे गाढ़े काले रंग की थी ताकि किसी भी तरह से रोशनी कहीं से भी छन के ना निकल पाए। सार्थक ने छतरी को थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट किया ताकि वह पूरी तरह से छतरी से ढक जाए और कहीं से भी रोशनी उस पर न पड़ पाए। जैसे ही सार्थक का शरीर पूरी तरह से ढक जाता है, उसे नोटिफिकेशन आता है और सार्थक को आश्चर्य होता है। लेस देन स्टैट्स सामान्य हो गए हैं, ग्रेटर देन। जब सार्थक पूरी तरह से छाया के नीचे आ गया था तो उसके स्टैट्स भी अपने आप वापस अपने सामान्य स्थिति में आ गए थे। फिर सार्थक ने कुछ सोचा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे छतरी के बाहर थोड़ा सा निकाल दिया और जैसे ही उसकी उंगली का सबसे छोटा हिस्सा धूप में गया वैसे ही उस स्क्रीन पर वही पुराना मैसेज दिखता है। लेस देन आप सीधी धूप से प्रभावित हो रहे हैं, ग्रेटर देन। लेस देन सभी स्टैट्स को आधा कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।